प्रेस वार्ता करके बताया, एक घिसा पिटा सड़ा गला मामला जिसको 2016 से यानी कि आज से करीब 8 साल से जिसकी जांच पहले ईडी ने माफ़ कीजिएगा एसीबी ने की, उसके अंदर कुछ निकला नहीं। ज़बरदस्ती एसीबी ने गिरफ्तारी की, जब गिरफ्तारी की तो भी खूब ड्रामे, किसी के पैसे का लेन देन होगा और ये कह के अमानतुल्लाह साहब को ज़मानत दी गई। अब वही मामला फिर सीबीआई के पास भेज दिया गया, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, बुलाया, चार्जशीट भी हो गई। वहाँ भी ये बात साफ है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नौकरी के एवज में कोई भी जो है इस तरीके का बेनिफिट नहीं दिया गया, ये साफ है। अब उसी मामले को अब तीसरी एजेंसी को, ईडी को दे दिया गया। अब सवाल ये है कि ईडी को क्यों दिया गया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ईडी ने अमानत भाई के यहाँ 3 कमरों का फ्लैट है उनका, ओखला में 3 कमरों का, उसके ऊपर छापा मारा, छानबीन करी, फिर उनको बुलाया, सुबह बुलाया, रात को 11 बजे तक पूछताछ की और उसके बाद कई महीनों तक कुछ नहीं था क्योंकि कुछ है नहीं। अब उस मामले में जिसमें एसीबी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उसके अंदर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर लिया। सीधे तौर पे यह दिखाता है कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको अरेस्ट किया जाए। और इसीलिए पीएमएलए में उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि पीएमएलए के प्रावधान इतने कठोर हैं कि भाई एक बार अरेस्ट हो गए तो कई महीने लगेंगे। मैंने आपको सुबह भी बताया था, आप पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है देने की। आजकल बेल बार बार कही जा रही है, वो दे ही नहीं पा रहे हैं बेल। फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कई महीने तक एक चुना हुआ विधायक अपने चुनाव से एन पहले अपनी विधानसभा से गायब रहेगा। ये पूरी की पूरी रणनीति है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। छल से, कपट से, धोखे से किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को, मंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। मगर बड़ी बात यह है कि अब इनका ये जो गुब्बारा था, जो इनका ये बबल था, उसमें से अब हवा निकलनी शुरू हो गई है। सबसे पहले हवा तब निकली जब मनीष सिसोदिया जी को बेल दी और कोर्ट ने कहा कि आप ये पिक एंड चूज करते हैं, आप किसी को जेल में डाल देते हैं, आप कहते हैं कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करेंगे। मनीष सिसोदिया जी को जब बेल डिनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तब 30 अक्टूबर को ईडी के वकील ने कहा था कि हम 6 से 8 महीने में पूरी ट्रायल, पूरा मुकदमा खत्म कर देंगे। सोचिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और 8 महीने ये हो गए, 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। आज से 2 महीने पहले तक ट्रायल खत्म हो जाना था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। 350 गवाह अभी आपको जो है उनको कोर्ट के अंदर गवाही देनी है, फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, फिर 50,000 पन्ने के जो सो कॉल्ड एविडेंस है उसके ऊपर बहस होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। तो कैसे होगा? इसीलिए लगातार कोर्ट जो है हमारे लोगों को, अब देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार जो है जमानतें दे रही है, क्योंकि कोर्ट अब ये बात कह रही है कि आपका मुकदमा खत्म होने वाला है नहीं और आप चाहते हैं कि महीनों तक, सालों तक लोगों को जेल में रखा जाए। वो संभव नहीं है। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लिबर्टी देता है और वो जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो तमाम तरीके के कानून, एक्ट्स और स्पेशल एक्ट्स के ऊपर है। लिहाजा इसीलिए जो है
अब लगातार ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बेल देश की सबसे बड़ी अदालत दे रही है। कोई सवाल है तो आप बताइए। अपने बेल मिलने की बात की, विजय ने आपको बेल मिल चुकी है। बिल्कुल, मैं उसी विषय में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली, उसके बाद के कविता जी को बेल मिली, आज विजय नायर जो हैं उनको भी बेल मिल गई है। ये बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कही जा सकती है कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के लिए एक बड़ी शिकस्त है कि वो लगातार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं दिल्ली को लेकर भी, तो ये क्या तय माना जाए कि दिल्ली में किसी प्रकार का कोई गठबंधन काम नहीं करेगा? राहुल गांधी जी के सवाल से हम सहमत हैं। एलजी साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, क्यों समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। हम तो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कई बार सिफारिश कर चुके हैं। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के वर्करों को जब मन करता है जो है एलजी साहब उनको सैंक्शन देनी बंद कर देते हैं, उनका विभाग सैंक्शन देना बंद कर देता है, उनको गरीब लोगों को निकाल दिया जाता है। बस मार्शलों को निकाल दिया गया। हमारे अस्पतालों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लोग काम कर रहे थे, वहां से निकाल दिया गया। पूरी तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट और एलजी साहब के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सर्विसेज डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है। ये मनमानी बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है बुलडोजर चलाने के मामले में, जो मकान तोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया एक गाइडलाइन हम बनाएंगे और जारी करेंगे, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर से घर तोड़े जाते हैं लोगों की, उस पर नाराजगी जताई। अब देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी आईटी सेल के 3 नालायकों ने बलात्कार किया। क्या उनके घर बुलडोजर से तोड़े गए? बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे देश की पहलवानों की इज्जत पे हाथ डाला। क्या बृजभूषण शरण सिंह का घर तोड़ा गया? कुलदीप सिंह सेंगर ने एक गरीब लड़की के साथ बलात्कार किया, बाद में उसके बाप की हत्या करवा दी। क्या कुलदीप सिंह सेंगर का घर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वो इन लोगों के घर तोड़ सके। जो बिल्डोजर है, ये बिल्डोजर जो है पिक एंड चूज। जो बात सीबीआई और ईडी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कही, वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये पिक एंड चूज करती हैं। जहां पे इनकी सियासत को फायदा होता है वहां पे बुलडोजर चलाते हैं, जहां इन्हें फायदा नहीं होता वहां चुप कर जाते हैं। बुलडोजर चलाओ तो सब पे चलाओ ना, है हिम्मत तो चलाओ। बृजभूषण शरण सिंह के घर पे जिस दिन चला दोगे, मैं कहने लगूंगा कि हाँ जी बिल्डोजर जस्टिस ठीक है, करो, मगर करके तो दिखाओ, हिम्मत तो दिखाओ। हिम्मत ही नहीं है। और कोई सवाल? आरएसएस ने जाति जनगणना पर बोला है कि हम लोगों ने पहले भी बोला था कि हिंदू धर्म में जाति और संप्रदाय संवेदनशील मामला है, इसको चुनाव से ऊपर उठकर गंभीरता के साथ डील करना चाहिए और इसको चुनावी लाभ के लिए नहीं लेना चाहिए। ये आरएसएस का पहला बयान है जाति जनगणना को लेकर, इस पर आपका क्या? बड़ा ही जलेबी जैसा बयान है और इस बयान को देख के ऐसा लगता है कि आरएसएस को अब ये बात समझ में आ गई है कि दलित वर्ग के साथ सीधी टक्कर उनको नुकसान देगी। इसलिए वो जलेबी की तरह अपने बयान को गोल 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 घुमा रहे हैं